Good morning, class. So in today's turn, we are going to start after the topic projectile motion. तो वैसे तो जो आपका चैप्टर था सेकेंड, जो आपका काइनेमेटिक्स यूनिट का सेकेंड चैप्टर था मोशन इन अ प्लेन, तो हमने हॉरिजॉन्टल एंड एंगुलर प्रोजेक्शन तक जो टॉपिक्स थे दोनों वो यूटी के सिलेबस में लिए थे ना. आफ्टर दोज टॉपिक्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, बट दिस टॉपिक इज इन द सेम चैप्टर मोशन इन अ प्लेन. एक टॉपिक इसका बस रह गया था. वैसे तो उस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट टॉपिक इज इन द सिलेबस सो वी हैव टू कंप्लीट दैट. तो जो आपका टॉपिक्स नेम है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर motion. So about this topic you have already studied in class 9. आपको वहां पर भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताया गया था. तो एक्चुअली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो जहां भी वर्ड यूनिफॉर्म आता है तो इट मीन्स समथिंग इज कांस्टेंट देयर व्हिच इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. ओके. सर्कुलर मीन्स द मोशन इज ऑन द सर्कुलर पाथ. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज जस्ट लाइक द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, कि वो हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है कैसा मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ पे है. और यूनिफॉर्म क्या चीज है वहां पर? तो हियर यूनिफॉर्म इज द यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, इट्स नॉट वेलोसिटी, ये स्पीड है. तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करें कि इफ अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड then its motion is known as uniform circular motion. Okay. अब इसमें स्पीड यूनिफॉर्म कैसे होती है और वेलोसिटी यूनिफॉर्म क्यों नहीं होती? तो सबसे पहले अगर वही मोशन जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, तो ऐसे करके जो हैंड्स ऑफ क्लॉक हैं वो लगातार जो है, अब जैसे किसी टाइम इस जगह पे पॉइंट कर रही थी, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, तो इसका मतलब उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कैसे है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग है. ठीक है, इस तरह से वो मूव कर रही है. तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम डायरेक्शन देखें तो यहाँ पर जो भी बॉडी है वो आगे किस तरफ जाएगी, किधर पॉइंट कर रही है, उसके मोशन की डायरेक्शन कौन सी है? तो इस जगह पे उसके मोशन की डायरेक्शन ये इधर पॉइंट कर रही है. टेंजेंशियली शो करेंगे, टेंजेंट की डायरेक्शन इधर है. इसी तरह से इस वाले पॉइंट पर अगर हम शो करें तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगी, इस तरफ होगी. इन द सेम वे एट दिस पॉइंट इफ वी शो देन डायरेक्शन विल बी हियर. और यहाँ पर अगर हम शो करें तो डायरेक्शन किधर होगी, इधर. तो इस तरीके से यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. लगातार डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है. लेकिन फिर यूनिफॉर्म क्या चीज है? तो यूनिफॉर्म है यहाँ पर स्पीड, इसीलिए हमने यहाँ पर वेलोसिटी वर्ड इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज वेलोसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन. तो स्पीड नहीं बदलेगी, सपोज दैट, और वो सपोज दैट जैसे आपने डायरेक्शन मान लीजिए, स्पीड मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड ली, तो यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड थी, इस जगह 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड. तो आप बोलेंगे कि स्पीड इज यूनिफॉर्म हियर, स्पीड इज कांस्टेंट हियर. लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन यू आर ऑब्जर्विंग हियर इन दिस डायग्राम कि डायरेक्शन क्या है, लगातार चेंज हो रही है. तो एक चीज आपको हैंड्स ऑफ क्लॉक वाले एक्सपेरिमेंट में भी क्लियर है कि हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है वो इक्वल टाइम, जैसे यहाँ जो नंबर्स बने हैं ना, तो ये है 12, यहाँ 1 आ रहा, यहाँ 2 आ रहा और यहाँ 3 आ रहा. तो यहाँ से अगर मान लीजिए जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं कि 1 से फिर बाद में 2 पे आती, 3 पे आती, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 12. टाइम तो एक ही जैसा लगेगा, तो इसका मतलब उसकी स्पीड बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर कवर करनी है, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम भी एक जैसा लग रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है. लेकिन डायरेक्शन लगातार बदल रही है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्ड का मतलब है सर्कुलर पाथ पर एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म रहनी चाहिए. दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके. नाउ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स. डायग्राम आपको ये बनाना होगा. ठीक है, इस डायग्राम को बनाएंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, और इन द लास्ट इसके बाद आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इन दिस
द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूअसली। इसमें आपको ये ऐसे जैसे मैंने एरोज बनाए हैं, यू हैव टू शो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। क्योंकि इसमें अब आपके क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है 11th क्लास में क्या होता है कि ऐसे तो डायरेक्ट डेफिनेशन वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, रीजनिंग वाले आ सकते हैं। तो जो कंप्लीट एक एक्सप्लेनेशन होता है टॉपिक का, उसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का बन सकता है। सो आपको सारी चीजें टॉपिक के अंदर लिखनी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स में, एक एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, एक एग्जाम्पल मैंने बताया मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, ओके। एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, उसमें भी सेम प्रोसेस है। भले बहुत डीपली ना जाए हम, कि आपको पता है ऑर्बिट एलिप्टिकल, हम सर्कुलर मान के चलते हैं, सर्कुलर ही जो है वो हर जगह इस बारे में नोन कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर, वो बहुत डीप अगर हम स्टडी करते हैं तो बाद में इलिप्टिकल पता चलता है। तो सर्कुलर मोशन कंसीडर करें तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन वो भी इसी तरीके का है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड अर्थ वो भी इसी तरीके का है। और आप अगर किसी स्टोन को थ्रेड में टाई करके इस तरह से सर्कल में रिवॉल्व कराते हैं तो दैट मोशन इज ऑल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो अब इतना करने के बाद एग्जाम्पल्स तक, अब आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन होता है उससे रिलेटेड क्वांटिटीज अलग होती हैं, और जो रोटेशनल वाला मोशन होता है उससे रिलेटेड क्वांटिटीज डिफरेंट होती हैं। तो वैसे तो एक डिफरेंट चैप्टर है रोटेशनल मोशन करके, वो आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज किन में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे सपोज दैट आपका जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या बनाते हैं आप, एस। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक साइड में लीनियर मोशन और एक साइड में सर्कुलर मोशन, तो इसको आप ओनली डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, जो आपका सर्कुलर वाला है इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमेशा सर्कुलर मोशन में जो क्वांटिटीज है लीनियर वाली, उसमें एंगुलर वर्ड जो है वो मोस्टली सभी में ऐड हो जाता है। तो एंगुलर क्यों आता है, जैसे देखिए अभी ऑब्जेक्ट, हम हैंड्स ऑफ क्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, पहले वो यहाँ पर था, कुछ टाइम के बाद में वो यहाँ पर आ गया, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हमने ये ज्वाइन कर दी दो पोजीशंस, ये इनिशियल थी, ये वाली फाइनल है। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा तो उसकी डिस्टेंस तो सर्कमफेरेंस क्या लॉन्ग है, उसको तो मेजरमेंट करना उसका जो है, दैट इज द डिफरेंट प्रोसेस, वो लीनियर मोशन में आएगा। लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे हैं सर्कुलर मोशन तो आपको ये नहीं कम कैलकुलेट करना होता है, यहाँ पर आपको सिंपली जो भी एंगल जो है वो सेंटर पे ट्रेस हो रहा है, किसकी वजह से ट्रेस हो रहा है, रेडियस वेक्टर की वजह से। रेडियस जैसे 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 आगे बदल रही है, रेडियस का मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन रेडियस की पोजीशन बदल जा रही है, तो उसकी वजह से सेंटर पे जो एंगल ट्रेस हो रहा है किसके बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में। ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ था ऑब्जेक्ट, यहाँ पहुंच चुका है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल ट्रेस हुआ सेंटर पे ये बदलता जाएगा। तो कुल मिलाकर सारी चीजें किस पे बेस्ड है, एंगल पर बेस्ड है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और इसी तरह से एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। लीनियर मोमेंटम बोलते हैं यहाँ पर, वहाँ एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। तो कुछ क्वांटिटीज यहाँ स्टडी करनी है, बाकी जितनी सारी क्वांटिटीज हैं कंप्लीट जो एक स्टडी है इसकी, दैट विल बी इन द डिफरेंट चैप्टर, वो एक सेपरेट चैप्टर है रोटेशनल मोशन करके, ठीक है। तो आई होप यू हैव मेड दिस। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आती हूँ। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, या लिख दीजिएगा टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे, टर्म्स में सबसे पहले आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, तो उसके लिए आप एक सेपरेट डायग्राम बनाएंगे, वो वाला डायग्राम अलग था, ये वाला अलग होगा। और जैसे मैंने बताया, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, लेट इट इज ए, दिस इज द फाइनल पोजीशन, लेट इट इज बी, दिस इज सेंटर। So joining these two, so let the angle traced on the center is theta, okay.
सो एक काम और कर सकते हैं, थीटा तो एंगल जो है एक बड़ा एंगल होगा, एक कंप्लीट एंगल होगा, ये एंगल पूरे एंगल का एक छोटा सा पार्ट है, तो हम इसको डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें होती हैं, एक सिंबल डेल्टा यूज होगा, एक सिंबल डी यूज होता है। तो फिर डेल्टा और डी में क्या फर्क है? तो डेल्टा थीटा स्मॉल एंगल है और डी थीटा का मतलब कि बहुत स्मॉल वैल्यू, क्योंकि आप डी वहां लगाते थे जहां डिफरेंशिएशन होता था। तो डिफरेंशिएशन किसका करते थे? जो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज होती हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये वैल्यू है, तो जहां डी लगा देंगे उसका मतलब बहुत छोटी वैल्यू, और डेल्टा का मतलब इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू। ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द एंगल ट्रेस्ड या एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर भी कह सकते हैं। तो ये वर्ड देख लीजिए, द एंगल स्वेप्ट आउट by the radius vector at center in a given time is called angular displacement। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है थीटा। मतलब एंगल, सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल है। तो यहाँ पर थीटा नहीं लिखा जाता है, डेल्टा थीटा ही यूज किया जाता है। एक फॉर्मूला होता है इसका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ में इसका रिलेशन क्या है? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ में इसका रिलेशन है डेल्टा एस अपॉन आर। और मोस्टली आप देखेंगे जो वो है ना आपका सर्कुलर मोशन, तो उसमें जो लीनियर क्वांटिटीज हैं उनमें अगर हम जो डिस्टेंस मतलब जो रेडियस है उसको इंक्लूड कर दें तो वो एंगुलर में कन्वर्ट हो जाती है। इंक्लूड कैसे करेंगे? किसी में मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर डिवाइड किया गया, वो डिपेंड करता है कि जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर रेडियस इंक्रीज होती है तो ये क्या होगा, या फिर अगर ये इंक्रीज होता है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको इंक्लूड किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ रिलेशन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ऐसे आ सकता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, रेडियस गिवन है, एंगुलर फाइंड करना है, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, कभी भी आपको डेल्टा को डी में कन्वर्ट करना हो तो वहां आप ले सकते हैं कि व्हेन टाइम टेंड्स टू जीरो, क्योंकि और छोटा सा इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अगर आपको लाना है तो टाइम को टेंड्स टू जीरो, लगभग टाइम का इंटरवल जो है वो जीरो है, तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा, उसको लिख सकते हैं डी एस अपॉन हाफ। तो यहाँ डेल्टा में तो फिलहाल हम नहीं लिखेंगे, बाकी चीजें जहाँ पर टाइम आता है जैसे हम लिख सकते हैं किस केस में, इस केस में लिख सकते हैं हम जहाँ पर मान लीजिए इसको टी से, इस पूरे रिलेशन को टी डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगर इस फॉर्म में है जहाँ टाइम आ रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप टाइम को जीरो कर रहे हैं ना, तो टाइम वाले में करिएगा, तो यहाँ पर अगर कर देते हैं तो किस फॉर्म में आ जाएगा? इस फॉर्म में आ जाएगा 1 अपॉन आर डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये आपको अभी नहीं करना है, ये बाद में करना है, अभी फिलहाल आपको बस इतना लिखना है। ठीक है, ये रिलेशन आपको, सॉरी ये भी नहीं, ये रिलेशन आपको नोट कर लेना है बस। ओके, यहाँ तक कर लीजिए। तो ये है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड नंबर, सेकेंड टर्म की, सेकेंड क्वांटिटी की मैं बात करूं तो दैट इज एंगुलर स्पीड। तो लीनियर स्पीड का सिंबल v होता है, एंगुलर स्पीड का सिंबल होता है ओमेगा। ओके, तो एंगुलर स्पीड जो होती है ओमेगा, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो वही जो लीनियर स्पीड की डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट में वर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगा देंगे, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर जैसे आप सब में डेल्टा लगा कर ही लिखना है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक एंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं, होल एंगल के लिए नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भी डेल्टा ओमेगा हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज किसका है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो रिलेशन है आपका, ये हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी का। अब यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स हाँ देख लीजिए, और इसकी ऐसा यूनिट भी, तो लीनियर की तो ऐसा यूनिट मीटर होती है, यहाँ पर क्या होती है क्योंकि ये एंगल है, एंगल है तो एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। तो ये जो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट है रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी की क्या होगी? तो रेडियन तो इसकी यूनिट हो गई, ये है ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम आ रहा है तो रेडियन पर सेकेंड।
इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड। तो इतना नोट करिए। सो नाउ आफ्टर दिस, अब ये जो हमारा एंगुलर स्पीड का रिलेशन है वो डेल्टा में लिखा जाता है, बट एक्चुअली जब हम यूज करते हैं, क्योंकि जब आपके पास न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे रखी होगी, डेल्टा में नहीं होगी, तो उस केस में आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन लिखना है। तो ये जो है एक तरह से डेल्टा, या फिर इसको एवरेज भी लिख सकते हैं, एवरेज फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। अगर आप इंस्टेंटेनियस फाइंड करेंगे तो उस केस में जो है वो जो मैंने बताया टाइम टेंड्स टू जीरो कर देंगे, तो ये आ जाता है आपका डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये जो ओमेगा लिखा है ना, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एक डायग्राम फिर से मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि डायग्राम की नीड होगी, हर एक में डायग्राम सेम ही काम करेगा, बार बार आपको नहीं बनाना है। ये एंगल है डेल्टा थीटा, ये है ओ, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, ठीक है, इसको शो करना भी जरूरी है। तो ये आपकी एंगुलर स्पीड हो जाती है। एंगुलर स्पीड के बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका, एंगुलर स्पीड के बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका टाइम पीरियड, ठीक है, थर्ड नंबर, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी सर्कुलर पाथ पर एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, तो द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन राउंड ओवर अ साइकिल इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। तो जैसे ए से मोशन स्टार्ट किया, दोबारा ए तक आने में जितना टाइम लगेगा, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड। इसका सिंबल जो है वो कैपिटल टी होता है, और टाइम है इसलिए यूनिट इसकी सेकेंड होती है। देन फोर्थ नंबर इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और सिंबल इसका न्यू होता है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड की वजह से इसका फॉर्मूला है 1/t। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या फिर आप ये भी बता सकते हैं, डेफिनेशन अगर बताएंगे तो द रेवोल्यूशन, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम और इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में जितने रेवोल्यूशंस होते हैं वो तो फ्रीक्वेंसी है, और 1 रेवोल्यूशन में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड की, तो इसकी यूनिट जो है वो भी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की यूनिट की, तो ये क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद एक रिलेशन आता है, वो है रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में, या फिर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। तो आप हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद में टर्म्स अभी और हैं, इसी में बीच में रिलेशन हेडिंग लिख लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन किसके बीच में है, ओमेगा न्यू एंड टी। एंगुलर वेलोसिटी होती है वैसे ये एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन कभी कभी आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड भी लिखा मिल सकता है, डजंट मैटर, पहचान तो आप यूनिट से लेंगे। अगर रेडियन पर सेकेंड लिखी है तो ओमेगा है वो, चाहे उसके लिए वर्ड एंगुलर वेलोसिटी लिखा हो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा हो। तो ओमेगा न्यू और टी के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है, तो आपको पता है ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्या करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम कौन सा, पूरा कंप्लीट सर्कल वाला। तो सोचिए ए से ए तक अगर बॉडी वापस आ जाती है तो कितना टोटल एंगल ट्रेस होगा, वही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो टोटल एंगल ट्रेस होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री को आप 2 पाई भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 180। तो यहाँ पर टोटल एंगल जो है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 पाई, और टोटल टाइम कितना लगेगा एक पूरा रेवोल्यूशन में, तो टाइम पीरियड के इक्वल टाइम लगेगा। तो ये रिलेशन आपका जो है वो ये भी यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। ये रिलेशन कहलाता है ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच में, क्योंकि यहाँ तीनों लिखा है ना, तो एक रिलेशन इन दोनों के बीच में होता है, एक रिलेशन इन दोनों के बीच में होता है। तो एक तो ये है। अब यहाँ पर आपको पता है, आप पढ़कर आए 1/t को न्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 1/t को न्यू लिख दें तो रिलेशन बिकम्स 2 पाई न्यू। तो ये आपका रिलेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वांटिटी पर आते हैं, जो कि है आपकी फिफ्थ, और उसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है आपका, उसका सिंबल मैं बता दे रही हूँ, सिंबल होता है अल्फा। हर एक सिंबल अलग होगा, तो सबसे पहले डिफाइन करें तो वही बताएंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और टाइम।
उसके बाद अल्फा बार पहले हम एवरेज निकालते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई और उसका रेट ऑफ चेंज ही हो गया। अब अगर आप इंस्टेंटेनियस फाइंड करते हैं तो यहाँ कर देंगे कि व्हेन टाइम टेंड्स टू 0 देन डी ओमेगा अपॉन डी टी। और जब यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड और इसकी यूनिट सेकेंड और हो जाती है पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसी के बाद इसी के साथ में जो है आपका फिर से एक रिलेशन आएगा। इसमें रिलेशंस जो हैं वो ड्राइव्स तो कम लेकिन न्यूमेरिकल्स में ज्यादा यूज होते हैं। अब आपका रिलेशन किसके बीच में आएगा, रिलेशन बिटवीन, अभी आपका रिलेशन है वी आर और ओमेगा के बीच में, वी आर और ओमेगा के बीच में। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसकी स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से होती है, वी नो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। तो अभी मैंने बताया था कि दोनों साइड अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ओके, उसके बाद डेल्टा में जो लिखा होता है उसको लास्ट में डी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप लिख देंगे कि हियर इफ टाइम टेंड्स टू 0 देन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। कैसे लिखेंगे, टाइम टेंड्स टू 0 डायरेक्ट नहीं लिख देना है, ऐसे लिखना पड़ेगा लिमिट, ये लिखा है LIM लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इस केस में ये बन जाता है डी थीटा अपॉन डी टी। सेम यहाँ भी होगा, इसके लिए भी लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी टाइम टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा डी एस अपॉन डी टी। पहले तो इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो इस फॉर्म को इसमें लिख देते हैं, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी एस अपॉन डी टी। उसके बाद आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम क्या बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगी, ओमेगा। ये है 1 अपॉन आर और ये आपका डी एस अपॉन डी टी, तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये वेलोसिटी होती है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो ये हो गया v। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन आपका वी आर और ओमेगा के बीच होता है। नोटेड डाउन। So I hope you have noted down this। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक लास्ट, that is centripetal force and centripetal acceleration। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब भी बॉडी जो है वो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, जिधर वेलोसिटी उधर एक्सेलरेशन। बॉडी पर एक और फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हेडिंग लिख लीजिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपका दैट फोर्स विच इज एक्टेड अपॉन बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द बॉडी, जो बॉडी को मेंटेन रखता है सर्कमफेरेंस के अलोंग। क्योंकि अगर बॉडी जो है वो उसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज कैसे करे। जैसे क्वेश्चन था, वैसे आपने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी 9th में जितना भी पढ़ा है आपने, वो ये बताता था कि बॉडी जो है, बॉडी की जो इनेबिलिटी कि वो ना अपनी पोजीशन को अपने आप से बदल सकती है, ना वो मतलब रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकती, ना अपने शेप और साइज को अपने आप से बदल सकती है, ना ही अपनी डायरेक्शन को अपने आप से बदल सकती है। किस कंडीशन में बदल सकती है, जब उस पर फोर्स लग रहा हो तभी बदलेगी।
अब यहाँ देखिए बॉडी लगातार अपनी डायरेक्शन को बदल रही है। सर्कुलर पाथ है, इसका मतलब सर्कल की सरकमफेरेंस के अलोंग जा रही है ना। अगर उसको वो डायरेक्शन चेंज नहीं करे अगर वो, तो किधर जाएगी? टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो सर्कल से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब कोई तो ऐसा फोर्स है जो बॉडी को किधर पुल कर रहा है, सेंटर की तरफ पुल कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन थी, बॉडी किधर आ गई? नीचे आ गई। तो इसका मतलब दैट फोर्स विच इज एक्टेड अपॉन बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्यों अप्लाई करता है वो फोर्स? कि उसका जो सर्कुलर मोशन है वो दैट विल बी मेंटेन। तो ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, जैसे आप F इज इक्वल टू एम ए रिलेशन लिखते हैं ना फोर्स का, तो यहाँ पर A का फॉर्मूला, अभी आपने एक्सेलरेशन का रिलेशन एक लिखा था ये वाला, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो इसी तरह से एक और रिलेशन होता है, वो होता है एक्सेलरेशन का। ये आपका एक्सेलरेशन था एंगुलर। इसी तरह से जो है आपका रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे वेलोसिटी का था ना, बिल्कुल वैसे ही वेलोसिटी का ये था, तो एक्सेलरेशन का ये होगा। तो ये वाला रिलेशन होता है A इज इक्वल टू आर एल्फा। या फिर अगर हम यहाँ पर जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो रिलेशन जो है A का एक रिलेशन ये भी आता है आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू एम, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। यहाँ अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इन रिलेशंस को आपको ड्राइव नहीं करना है, बस ये वाला आपने कर लिया, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और एक और लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये दोनों फॉर्मूले जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के हैं। और ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब वो एक्सेलरेशन that is acted upon by the center of the circle to maintain the motion, जो है वही एक्सेलरेशन, जो फोर्स था वही एक्सेलरेशन है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अलोंग हो, सिंपली आप बता सकते हैं दैट एक्सेलरेशन विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक चीज और क्लियर हो गई यहाँ पर कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो ये है, और जो आपका वो लीनियर एक्सेलरेशन है जो इस पे वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वो इधर है। तो बॉडी पर दो एक्सेलरेशन लगते हैं जब वो सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड करें तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का रिलेशन बन जाता है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये रिलेशन तो आप यूज करते हैं, वेक्टर अंडर रूट में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखेंगे, ये फॉर्मूले लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो आप डिफाइन कर देंगे, इसको प्रॉपरली नोट कर लेंगे, सेम डायग्राम रहेगा। आप चाहें तो ये भी शो कर सकते हैं जो मैंने दिखाया। तो कुल मिलाकर ये मत सोचिए कि क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना लिखेंगे नोट्स में, जितना लिखेंगे दैट विल हेल्प यू। जितना आपको पता है टॉपिक के बारे में, रीजनिंग क्वेश्चन आता है कहीं से भी आ सकता है, डजेंट मैटर कि आपने जो है वो प्रॉपर वर्डिंग्स के साथ उसको लिखा है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी आई होप कि जब लिखना होता है आंसर शीट में तो ग्रामेटिकल एरर्स तो स्टैंडर्ड के, क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर द ऑल अबाउट दिस। बाकी रह जाते हैं न्यूमेरिकल्स। तो इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं दोज विल डिस्कस इन लाइव क्लास। ओके, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट से हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लॉज ऑफ मोशन, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।